बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। नाज़रीन इकराम, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू शनीद करेंगे। ये जो टॉपिक है, ये एक कानून है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त राइज है, दी पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस एक्ट 2009 का ये कानून है, पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस एक्ट 2009। इसके ऊपर आज तफसीली जो है वो गुफ्तगू करेंगे। बेसिकली ये जो लॉ है, ये लैंड लॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डील करता है, यानी कि मालिक और किरायादार के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको डील करता है कि कोई प्रॉपर्टी अगर कोई मालिक जो है वो रेंट पे जो है देना चाहता है तो ऐसी कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं जिसको पूरा करना ज़रूरी है, किन रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए वो प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी जा सकती है। इसी तरह जो किरायादार है, टेनेंट है, उसके लिए भी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे लेता है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह उसने रेंट पे लेनी है, उसके ऊपर कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो उसने पूरी करनी है और किस तरह उसने उस प्रॉपर्टी जो प्रिमिसेस है उसको इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें और इसके बाद जो ये कानून है ये डील करता है मबैन जो फ्रीकैन है, यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट, इनके दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो उससे मुतल्लिका एक तरीक़ाकार, एक प्रोसीजर जो है वो इस कानून के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। आज तफसीली जो एक ट्रायल है बिटवीन दो फ्रीकैन लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो प्रोसीडिंग है कि अगर मबैन फ्रीकैन कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है तो किस तरह जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, या जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट के ख़िलाफ़ जो है वो किस तरह सू कर सकता है और कैसे अपने राइट्स के लिए वो फाइट कर सकता है। ये पूरा रेंट ट्रिब्यूनल जो है इसके लिए एक कोर्ट जो है वो मुकर्रर की गई है, जिसमें ये दोनों फ्रीकैन में से अगर कोई भी जो है इस कोर्ट में जाना चाहे, रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट में, तो वो अपना जो ग्रीवियंस है उसको लेके वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो इसके तफसीली जो है सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो आज इसके जो सीलियंट फीचर्स हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और ये कानून जो है इसका वजूद के साथ किस तरह जो है वो डिस्प्यूट जो है उनको सॉल्व किया जा सकता है, इसका सारा तरीक़ाकार प्रोसीजर जो है वो आज की गुफ्तगू में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इसमें सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 के अंदर इसका जो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दी गई है कि ये किस जगह के ऊपर एप्लीकेबल है। ये होल पंजाब के ऊपर जो है ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल है। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर इसकी डेफिनेशंस बयान की गई हैं कि बिल्डिंग क्या होगी, वो जो बिल्डिंग जो है जो किराए पे दी जा रही है, जो प्रेमिसेस है उसको उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल्डिंग कहलाएगी। उसके बाद फाइनल आर्डर जो है उसको जो है प्रेस्क्राइब किया गया है सेक्शन 2 के अंदर के फाइनल आर्डर, इस एविक्शन पिटीशन के अंदर जो भी आर्डर होगा उसको फाइनल आर्डर जो है वो एजेक्ट ऑन पिटीशन के अंदर जो होगा उसको फाइनल आर्डर गर्दाना गया है। उसके बाद गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब है। उसके बाद लैंडलॉर्ड कौन है, वो जो उस प्रिमिसेस का मालिक है उसको लैंडलॉर्ड कहा गया है, उसकी डेफिनेशन बयान की गई है। पगड़ी जो है नाज़रीन इकराम एक बड़ा ही अहम लफ्ज़ है इस सारे कानून के अंदर कि जब मबैन फ्रीकन कोई टेनेंसी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में जो है मबैन फ्रीकन जो है वो कोई अमाउंट पे करना, उसको जो लैंडलॉर्ड है मालिक को किराएदार की तरफ से जो अमाउंट जो है वो पे की जा सकती है, पे की जाती है, उसको पगड़ी कहा गया है। स्पेसिफिकली उसके लिए वर्ड जो है इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा यहाँ पे ये चीज़ भी जो है इसकी भी मैं आगे जाके आपको डिटेल बनाऊंगा कि ये पगड़ी जो है बाज़ लोग कहते हैं कि ये कानून में अलाउ नहीं है, हालांकि ये एज़ पर लॉ इस कानून के तहत जो है पगड़ी जो है वो कानूनी तौर पर अलाउ है। उसके बाद प्रॉमिसेस बताया गया है कि वो बिल्डिंग जो रेंट के ऊपर दी गई है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड और लैंड सब्सर्वेंट टू एग्रीकल्चर, ये प्रॉमिसेस के बारे में बताया गया है। उसके बाद इस तरह जो वर्ड इस पूरे कानून के अंदर इस्तेमाल हुए हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 के अंदर जो है वो बयान की गई है। अब नाज़रीन इकराम, इससे मुतल्लिका जो अहम जजमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ये PLJ 2010 लाहौर पेज है 693, ये एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। इससे मुतल्लिका इसके अलावा 2020 YLR 854 जो है ये भी बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट जो इससे मुतल्लिका है। उसके बाद सेक्शन 3 है, इसके अंदर एग्जम्पशन जो है वो बयान की गई है।
सेक्शन 4 एक्ट टू ओवररीड अदर लॉज जो है वो अदर लॉज से मुतल्लिका जो है सेक्शन 4 के अंदर। मैं ये शॉर्टली जो है वो आपको बता रहा हूँ, जो मेन इसका ऑपरेटिव पार्ट है इस कानून का, उसके ऊपर मेरा मकसद जो है वो तफसीली गुफ्तगू करना है आज की। असल में ये लॉ जो है वो है क्या, इसका प्रोसीजर क्या है और किस तरह इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जा सकता है और कैसे जो है जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट से किस तरह अपना क्लेम जो है वो हासिल कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 5 डील करती है एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। यहाँ से इसका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है इस कानून का, क्रिएशन ऑफ टेनेंसी के। जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसको क्रिएट कैसे करना है, कैसे उसको तहरीर करना है, इसके ऊपर जो है अब हम तफसीली जो है वो देखते हैं कि ये क्या तरीकाकार कानून जो है वो बताता है कि ये जो एग्रीमेंट टेनेंसी एग्रीमेंट है ये तहरीर किस तरह किया जाए। लैंडलॉर्ड शैल नॉट लेट आउट अ प्रेमिसेस टू अ टेनेंट एक्सेप्ट बाय अ टेनेंसी एग्रीमेंट। A landlord shall present the tenancy agreement before the rent register। अब यहाँ पे तरीका का सारा बयान किया गया है। जो सेक्शन 5 है इसकी 1 to 6 सब सेक्शंस हैं, जिसके अंदर पूरा तरीका क्या बयान किया गया है कि लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है ये आपस में एक एग्रीमेंट लिखेंगे, उसके अंदर तमाम टर्म एंड कंडीशन जो इनके दरमियान जो है वो तय हुई हैं वो तहरीर करेंगे। और जो ये टेनेंसी एग्रीमेंट है इसको बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार, एक रेंट रजिस्ट्रार जिसकी आगे से अलहदा एक सेक्शन भी आएगी इस लॉ के अंदर, रेंट रजिस्ट्रार जो है उसका तस्वर दिया गया है कि उसके सामने ये जो टेनेंसी एग्रीमेंट है इसको जो है वो रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। द रेंट रजिस्ट्रार जो है वो क्या करेगा, रेंट रजिस्ट्रार जब ये एग्रीमेंट उसके सामने जाएगा तो वो इसको एक रजिस्टर के अंदर जो है वहाँ पे इसको तहरीर कर लेगा, इसको फिक्स कर लेगा और इसकी कॉपी जो है वो भी प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद टेनेंसी एग्रीमेंट एंटर्ड इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार और कॉपी, यानी वही बात सेक्शन की सब सेक्शन 5 में बयान की गई है कि कॉपी जो है वो प्रोवाइड कर देगा। एग्रीमेंट जो है execute between the landlord and the tenant in respect of the premises shall be presented before the registrar in the same manner as provided in the subsection 2 के उसी तरीका का जो कि इसकी सबसेक्शन 2 में बयान किया गया है उसी तरीका कार से ये जो एग्रीमेंट है ये बिफोर द रजिस्ट्रार जो है ये प्रेजेंट किया जाएगा और जो रेंट रजिस्ट्रार है वो अपने रजिस्टर के अंदर जो है वो इसकी एंट्री कर लेगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ से हमने ये सीखा कि कोई भी जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसके लिए ज़रूरी अमर यह है कि जब भी आप चाहे आप लैंडलॉर्ड हैं चाहे आप टेनेंट हैं, जो भी एग्रीमेंट जो आप ये टेनेंसी एग्रीमेंट लिखते हैं तो इसको रजिस्ट्रार के सामने ज़रूर रजिस्टर करवाएं ताकि आइंदा के लिए आप लोगों के लिए आसानियां पैदा हो सकें। इस ज़िम्मन में जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं PLJ 2010 लाहौर पेज है 437, इसके बाद लैंडमार्क जजमेंट है PLJ 2012 लाहौर 447, इसके अलावा PLJ 2010 लाहौर 437 ये लैंडमार्क जजमेंट इसके हवाले से जो है वो डील करती हैं। इसके अलावा PLJ 2010 लाहौर पेज है 693, PLJ 2010 लाहौर पेज है 693, PLJ 2010 यही जजमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है 693 जो कि इसको डील करती है कि टेनेंसी एग्रीमेंट आपने किस तरह तहरीर करना है और कैसे इसको जो है वो आपने रजिस्टर करवाना है। उसके बाद सेक्शन 6 है कंटेंट्स ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट के, जो आप टेनेंसी एग्रीमेंट लिख रहे हैं उसके कंटेंट जो है वो क्या होने चाहिए, यानी कि क्या उसके अंदर लिखना ज़रूरी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस एग्रीमेंट के अंदर लिखना ज़रूरी है। इस ज़िम्मन में जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है उनका जो मुकम्मल नाम, वल्दियत और एड्रेस जो है वो सबसे पहले लिखना ज़रूरी है। फिर वो जो प्रोमिसेस है जो रेंट पे दी जा रही है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो इसके अंदर लिखनी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है पीरियड ऑफ टेनेंसी के, टेनेंसी का पीरियड कितना होगा, ये 1 साल के लिए किराए पे जो है वो दी जा रही है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना भी पीरियड आपका बैन फ्रीकन तय हुआ है वो इसके अंदर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद रेंट की जो रकम दोनों फ्रीकन की आपस में तय पाई है वो इस टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर तहरीर की जाएगी और उसकी क्या रेशो होगी, मोड ऑफ पेमेंट किस तरह वो पेमेंट की जाएगी और उसकी इंक्रीजमेंट उसके अंदर क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर लिखना ज़रूरी हैं। उसके बाद
जो रेंट प्रमिसेस है क्या वो आगे किसी को किराए पे दे सकता है किराएदार या नहीं दे सकता, ये बात भी जो है ये इसके अंदर लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद अमाउंट ऑफ पगड़ी जो है वो भी इसके अंदर तहरीर करना ज़रूरी है कि अगर फ्रीकन के दरमियान कोई पगड़ी की अमाउंट तय पाई है और जो लैंडलॉर्ड है उसने पगड़ी की अमाउंट जो है वो किराएदार से रिसीव की है, तो वो अमाउंट जो है वो भी इसके अंदर लिखना जो है वो ज़रूरी है। ये नाज़रीन कराम कुछ लाजमी शराइत हैं टेनेंसी एग्रीमेंट लिखने के लिए, जिनका एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाना इंतहाई अहम और ज़रूरी है। इनके लिखे बगैर जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता। लिहाजा जब भी आप टेनेंसी एग्रीमेंट तहरीर करें तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो सेक्शन 6 के अंदर जो है वो बयान की गई हैं, इनको एग्रीमेंट के अंदर लाजमी तहरीर करें। यंग लॉयर्स को मैं कहूँगा कि जब भी आप ये एग्रीमेंट तहरीर करते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट, तो ये जो शराइत हैं इनको मद्देनज़र रख के और सेक्शन 6 जो इस्लाह की है उसको लाजमी पढ़ें और उसके मुताबिक आप एग्रीमेंट तहरीर करें, ताकि लीगली जो है बाद में इसके दुरुस्त इफ़ेक्ट्स जो हैं इस एग्रीमेंट के जो है वो सामने आ सके। उसके बाद सेक्शन 7 है पेमेंट ऑफ रेंट टेनेंट शैल पे और टेंडर द रेंट टू द लैंडलॉर्ड इन द मूड बाय द डेट मेंशन्ड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। पेमेंट ऑफ रेंट जो है उसके बाद कहा गया है कि जो भी डेट टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर फिक्स की गई है उसके मुताबिक जो है वो टेनेंट जो है वो रेंट की जो रकम है वो लैंडलॉर्ड को अदा करेगा। इफ़ द डेट ऑफ पेमेंट इज़ नॉट मेंशन, कहते हैं कि अगर टेनेंसी एग्रीमेंट के में जो है वो डेट नहीं लिखी गई तो हर माह की 10 तारीख से पहले पहले जो टेनेंट है वो बाउंड है तो वो लैंडलॉर्ड को उस प्रमिसेस का जो है वो किराया अदा करेगा। अगर मूड ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है तो फिर जो है जो सिक्का राजुल वक़्त करेंसी होगी उसी में जो है जो टेनेंट है वो अपना रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को अदा करेगा। अब सेक्शन 8 पे आते हैं। सेक्शन 8 डील करती है एग्जिस्टिंग टेनेंसी को। एन एग्जिस्टिंग लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शैल एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस एक्ट ब्रिंगिंग द टेनेंसी इन विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई पहले से फ्रीकैन का जो किराएदारी जो रिलेशनशिप है वो चल रहा है इस एक्ट के आने से, यानी कि 2009 से पहले, तो इस एक्ट के वजूद में आने के बाद उनको कहा गया है कि वो विद इन 2 years जो है वो लाजमी ये टेनेंसी एग्रीमेंट जो है इसको तहरीर कर लें और इस लॉ कानून के मुताबिक अब ये मामला जो है वो सारे डील हुआ करेंगे। अब उसके बाद फैक्ट्स हैं सेक्शन 9 के अंदर। फैक्ट्स ऑफ नॉन कंप्लाइंस, अगर कंप्लाइंस नहीं की गई तो उसके क्या फैक्ट्स आएंगे। और सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ अदर एग्रीमेंट जो है उनको डील करती है। अब नाज़रीन इकराम इंतहाई अहम पार्ट है इस लॉ का और ये चैप्टर 3 है। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका चैप्टर है वो यही है। चैप्टर 3 इसका ये जो है ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज एंड ग्राउंड्स फॉर एविक्शंस, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जी सेक्शन 11 से स्टार्ट होंगी। सेक्शन 11 जो है ये सब लिटिंग से को डील करता है कि अ टेनेंट शैल नॉट विद और द प्रायर रिटन कॉन्सेंट, के लैंडलॉर्ड की मर्जी के बगैर कोई भी किरायादार आगे किसी को वो प्रॉपर्टी जो है वो सबलेट नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी आगे किसी को शिकमी किराए पर नहीं दे सकता। ये सेक्शन 11 के अंदर क्लियर कर नाज़रीन इकराम कहा गया। उसके बाद सेक्शन 12 जो है वो ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड को डील करती है कि लैंडलॉर्ड की कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो उसने पूरी करनी होती है इस रिलेशनशिप के दरमियान, वो ऐसे कौन से काम हैं जो उसके लिए करना ज़रूरी हैं। ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड क्या है नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर अब तफसीली गुफ्तगू करते हैं। जो सबसे पहली ज़िम्मेदारी है लैंडलॉर्ड के ऊपर वो ये है कि वो उस एग्रीमेंट जो टेनेंसी एग्रीमेंट लिखा गया है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी जो है वो प्रोवाइड करेगा किसको, किरायादार को। उसके बाद अगर जायदाद के अंदर कोई ऐसी रिपेयर करने वाली है, कोई ज़रूरी रिपेयरिंग है जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, तो वो जो किरायादार है उसको वो रिपेयरिंग करके देने का पाबंद है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस हैं वो भी पे करना लैंडलॉर्ड की ज़िम्मेदारी है, जैसा कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स या दीगर जो टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं वो सारे टैक्सेस अदा करना जो है वो भी लैंडलॉर्ड की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट, नीचे कहा गया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं कर सकता। जब उसने
ये प्रॉमिसेस किसी को रेंट पे दे दी है तो उसके बाद उस किरायादार की परमिशन के बगैर वो इस प्रॉमिसेस के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये भी जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी है कि जब भी वो उसके अंदर दाखिल होना चाहे तो उस किरायादार से जो है वो उसकी पहले परमिशन लेगा, फिर वो जो है इसके अंदर दाखिल होगा। उसके बाद उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी हकूक़ हैं, राइट ऑफ ईज़मेंट है, ये तमाम जो हकूक़ हैं ये भी देना उसकी ज़िम्मेदारी है। यानी कि उसको कोई प्रॉमिस को कोई रास्ता लगता है तो जब उसने किराए पे ली तो उसके बाद किसी दीगर बंदे ने वो रास्ता बंद कर दिया, या कोई विंडो थी या उसकी उस प्रॉमिस का दरवाज़ा है उसके आगे कोई लगा के बंद जो है वो बंद करता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उस लैंडलॉर्ड की ज़िम्मेदारी है कि उनको क्लियर करवा के देगा टेनेंट को। उसके बाद इफ़ अ लैंडलॉर्ड नेगलेक्ट और फेल टू फुलफिल, उसके बाद कहा गया है कि अगर ये लैंडलॉर्ड जो है ये फेल हो जाता है ये तमाम तर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने से, तो उस वक़्त जो है जो किरायादार है उसके पास ये इख्तियार है, ये लॉ उसको ये इख्तियार देता है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट के साथ रजू कर सकता है और वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है, और ये तमाम तर जो लाइबिलिटीज़ हैं लैंडलॉर्ड की वो अगर पूरी नहीं कर रहा तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो उसको किरायादार की एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो उसको ऑर्डर कर सकती है कि वो ये तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। उसके बाद नाज़रीन इकराम सेक्शन 13 है ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट, यानी कि जो किरायादार है उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जो उसने पूरी करनी है। उसकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं? सबसे पहले तो वो करेगा कि ये जो प्रॉमिसेस है इसको जिस हालत में उसने ली है उसी हालत में रखेगा, उसके अंदर कोई मेजर चेंजिंग नहीं करेगा और उस प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा जैसे कि एक मालिक खुद अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करता है। उसके बाद यूज द प्रॉमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ विच इट वाज लेट आउट, उसी पर्पस के लिए उस प्रॉमिसेस को इस्तेमाल करेगा जिस पर्पस के लिए उसने ये प्रॉमिसेस जो है वो हासिल की थी। यानी कि कोई इलीगल या गैर कानूनी बिजनेस कारोबार या गैर कानूनी काम इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं करेगा। जिस मकसद के लिए उसने ये प्रॉपर्टी ली है उसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। ये भी टेनेंट की जिम्मेदारी है। उसके बाद टेनेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर जो है ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी उसके अंदर दाखिल होना चाहता है, वो उसे परमिशन मांगता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऑनर को जो है वो इस प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होने की परमिशन जो है वो देगा। उसके बाद अगर मबैन फरीकैन टेनेंसी एग्रीमेंट की मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो किरायादार की ये जिम्मेदारी है कि वो टेनेंसी एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद इस प्रॉपर्टीज प्रॉमिसेस का जो पोजेशन है, जो कब्ज़ा है, वो दोबारा उसके असल मालिक को ही हैंड ओवर करेगा। किसी दीगर को वो इसका कब्ज़ा जो है वो हैंड ओवर नहीं कर सकता। ये भी किरायादार की एक ज़िम्मेदारी है। उसके बाद किरायादार की ज़िम्मेदारी है कि ये जब उसने ये प्रॉमिस जो है वो रेंट पे ले ली है तो उसके जो हमसाया गिर हैं उस प्रॉपर्टी के उनको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, यानी उनके लिए कोई भी न्यूसेंस जो है वो पैदा नहीं करेगा और ना ही इस प्रॉपर्टी के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली करेगा। ये भी किरायादार की ज़िम्मेदारी है। तो नाज़रीन इकराम ये तमाम किरायादार की ज़िम्मेदारी है, ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो कि उससे इस रिलेशनशिप में निभाना होती हैं। उसके बाद नाज़रीन इकराम इसमें सेक्शन 14 अब आती है, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इफ़ अ लैंडलॉर्ड फेल्स टू पे अ टैक्स। यहाँ पे सेक्शन 14 डील करती है कि अगर कोई मालिक जो है वो इसके टैक्सेस पे नहीं करता तो किरायादार जो है वो इसके टैक्सेस जो है वो पे कर सकता है और रेंट ट्रिब्यूनल के पास इसकी एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है कि चूंकि जो लैंडलॉर्ड है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस पे नहीं कर रहा, लिहाजा उसे इजाज़त दी जाए कि वो जो है इसके टैक्सेस पे करे और ये टैक्सेस बाद में जो किराया है उस प्रॉपर्टी का उसमें से जो है वो मनहा किए जाएंगे, उसमें जो किरायादार है वो काट लेगा। इसके लिए जो है वो एक एप्लीकेशन भी रेंट ट्रिब्यूनल को फाइल कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 15 ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 15 इसके अंदर ग्राउंड्स फॉर एविक्शन जो है वो बयान की गई हैं कि ऐसी कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जिनकी बिना के ऊपर जो है ये एविक्शन पिटीशन जो है
वो दायर कर सकता है। ए लैंडलॉर्ड मे सीक एविक्शन पिटीशन ऑफ द टेनेंट इफ, यहाँ पे मुख्तलिफ ग्राउंड जो हैं लैंडलॉर्ड के लिए जो है वो बयान कर दी गई हैं कि ऐसी कौन सी सूरतें होगी जिनकी मौजूदगी में जो मालिक है इस प्रोमिस का वो कोर्ट से रजू कर सकता है और रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट के पास अपनी जो एप्लीकेशन है, जो पिटीशन है, वो फाइल कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले नंबर पे जो ग्राउंड बयान की गई है कि अगर मबैन फ्रीकन जो टेनेंसी का टाइम जो है वो एक्सपायर्ड हो जाता है लेकिन किराएदार जो है उसकी प्रॉमिस को खाली करने से गुरेज़ा कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, वो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट से जो है वो रजू कर सकता है और एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है टेनेंट हैज़ फेल टू पे, अगर जो है किरायादार इसका किराया विद इन टाइम जो है वो पे नहीं करता, फेल हो जाता है किराया पे करने में, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो लैंडलॉर्ड है उसके को इख्तियार ये कानून देता है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट से जो है वो रजू कर सकता है। उसके बाद द टेनेंट हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ कंडीशन, अगर शराइत पर पूरा नहीं उतरता किरायादार, जो शराइत मबैन फरीकन तय हुई थी अगर उनके ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट से रजू कर सकता है। उसके बाद द टेनेंट हैज़ कमिटेड अ वायलेशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन, जो उसकी ऑब्लिगेशन जो मैंने आपके साथ पीछे सेक्शन 13 में डिस्कस की हैं, वो तमाम शर्तें अगर जो है वो टेनेंट पूरी नहीं करता, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो है वो लैंडलॉर्ड जो है वो पिटीशन जो है वो फाइल कर सकता है। उसके बाद अगर जो किरायादार है उसने जिस मकसद के लिए वो प्रॉपर्टी उससे किराए पर ली थी, अगर उस मकसद के अलावा उसके अलावा किसी और मकसद के लिए उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो लैंडलॉर्ड है वो पिटीशन जो है वो दायर कर सकता है। उसके बाद टेनेंट है सबलेट, अगर वो किसी को मजीद शिकमी किराए के ऊपर प्रॉपर्टी देता है तो फिर भी उसने ब्रीच किया है अपनी ऑब्लिगेशंस को, तो ऐसी सूरत हाल में भी जो लैंडलॉर्ड है वो ये पिटीशन, एविक्शन पिटीशन जो है वो दायर कर सकता है और जो किरायादार है उसको इस वजह से इस प्रॉमिस से निकाल सकता है कि उसने जो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है उस वो किया है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट की बिना के ऊपर वो इसको जो है वो इससे से फारग कर सकता है। इस ज़िम्मन में जो लैंडमार्क जजमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ये 2018 YLR पेज है 313, ये बड़ी ही लैंडमार्क जजमेंट है जो कि इन तमाम मामला को डील करती है। उसके बाद जजमेंट है जी PLJ 221 A B एंड C लाहौर पेज है 462। उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट है 220 MLD पेज है 226, 2018 CLC नोट 4240। उसके बाद है PLJ 2014 लाहौर 995, PLJ 221 लाहौर 790 एंड PLJ 222 लाहौर पेज है 942। इसके अलावा 1989 SCMR 905 2018 CLC नोट 3028, ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो कि इस सारे मामला को डील करती हैं। तो नाज़रीन इकराम, सेक्शन 15 तक हमने अभी तक ये सीखा है कि सेक्शन 15 के अंदर जो है वो ग्राउंड्स बयान की गई हैं जिनकी बिना पे एक लैंडलॉर्ड जो है ये एविक्शन पिटीशन जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट में फाइल कर सकता है। और सेक्शन 13 एंड 14 एंड सेक्शन 12 के अंदर हमने ये सारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की जो हैं वो उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं वो सारी जो है वो हमने सीखी है। अब आगे है इसका पार्ट 4 है, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो सबसे पहले होगी। जो गवर्नमेंट है वो एक रेंट ट्रिब्यूनल की एस्टेब्लिशमेंट करेगी, इसका पूरा तरीकाकार जो है वो सेक्शन 16 के अंदर जो है वो बयान किया गया है। उसके बाद सेक्शन 17 जो है वो डील करती है रेंट रजिस्ट्रार को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक रेंट रजिस्ट्रार होगा जिसके बाद ये टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर करवाया जाएगा। उसका भी एक तरीका का प्रोसीजर सारा कि ये किस तरह जो है वो आपने वहाँ पे इसको रजिस्टर्ड करवाना है। इस ज़िम्मन में एक जजमेंट है PLJ 221 लाहौर N 7878, ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट है इससे मुतल्लिक़। उसके बाद सेक्शन 18 है स्टाफ एंड एस्टेब्लिशमेंट, जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है इसके लिए स्टाफ को, स्टाफ ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल टू परफॉर्म सच फंक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये तमाम जो फंक्शंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए स्टाफ जो है उसको गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है।
उसके बाद नाज़रीन इकराम सेक्शन 20 इस एक्ट की जो है वो एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट। अब ये जो सेक्शन है ये रेंट डिपॉजिट से मतलब का जो है वो है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट आती है तो उसमें अगर टेनर जो है वो रेंट पे नहीं कर रहा तो कोर्ट जो है उसको रेंट पे करने का ऑर्डर फरमा सकती है, और इस ज़िम्मन में ये रेंट जो है ये जो लैंडलॉर्ड है उसके अकाउंट में भी जमा करवाया जा सकता है, और अदालत अपने अकाउंट में भी उसको ये जो रेंट है ये जमा करवाने का हुक्म कर सकती है। अब उसके बाद सेक्शन 21 है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस के। अगर एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 15 ऑफ एक्ट जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट के पास आती है, उसके बाद रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है उनको नोटिस करेगी। नोटिस का एक तरीकाकार जो है वो आगे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है इसने कोर्ट ने नोटिस सर्व करना है। अपोनेंट पार्टी को नोटिस सर्व होगा। अपोनेंट पार्टी जब अपोनेंट पार्टी को ये नोटिस सर्व हो जाएगा तो जो एडवर्स पार्टी है वो नोटिस सर्व होने के बाद जब कोर्ट में आ जाती है तो उसके बाद एक 10 डेज की लिमिटेशन बयान की गई है कि जब वो पार्टी कोर्ट में आएगी तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको अदालत के अंदर लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन जो है वो दायर करना होगी। इसके ऊपर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सेक्शन 21 के अंदर बयान किया गया कि नोटिस भेजा जाएगा अगर रिस्पोंडेंट फेल टू अपीयर एंड रेंट ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट, अगर जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि नोटिस इसको सर्व कर दिया गया है और ये बंदा जो है वो पेश नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत हाल में वो तमाम तर मूड्स जो समनी के हैं उनको अप्लाई करते हुए इस सेक्शन के तहत सेक्शन 21 के तहत जो मूड्स बयान किए हुए हैं इनको अप्लाई करते हुए जो है वो इनके मुताबिक उसको सर्व करेगी। अगर वो बंदा जो है वो पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ जो है फिर एक्स पार्टी जो ऑर्डर है वो उसके खिलाफ जो है किया जाएगा, और कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर करते हुए जो है इसका फाइनल ऑर्डर यानी कि इस पटिशन को फाइनली डिसाइड भी कर सकती है। इफ़ एन एप्लीकेशन हैज़ बीन डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट ऑफ द पेरेंट ऑफ एन एप्लीकेंट एंड एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन। अब अगर ये होता है कि उसके खिलाफ जो है एक तो एक्स पार्टी हुई, लेकिन अगर वो बंदा जो है वो पेश हुआ, पेश होने के बाद फिर जो है वो डिसअपीयर हो गया तो उसके बाद जो है वो दोबारा कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या अगर जो पटिशनर है उसने पटिशन फाइल की और अदम पैरवी खारिज हो गई तो वो 30 दिन के अंदर जो है वो एप्लीकेशन दे के इसको बहाल कर सकता है। अब नाज़रीन इकराम सेक्शन 22 के अंदर तफसील बयान की गई है कि लीव टू डिफेंड जो है वो इसमें पहले फ़ाइल होनी है। जब भी डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट जो है वो कोर्ट के अंदर पेश हो गया तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर टाइम लिमिटेशन बताया गया है कि विद इन 10 डेज जो है उसने उस कोर्ट के अंदर लीव टू डिफेंड जो है दरख्वास्त बराए हक़ दफ़ा जो है वो दायर करनी है, जिसके साथ उसने तमाम तर वो डॉक्यूमेंट्स वो दस्तावेज़ात जो उसकी दस्तरस में है वो साथ लफ्ज़ करने हैं, और 2 गवाहों के बयान हल्फी जो है वो उसने साथ लफ्ज़ करने हैं। और यही रिक्वायरमेंट जो है वो एप्लीकांट के लिए भी है कि जब वो एप्लीकेशन कोर्ट में फ़ाइल करेगा तो तमाम तर जो दस्तावेज़ात हैं वो भी साथ लफ्ज़ करेगा, और 2 गवाहों के बयान हल्फी जो है वो भी साथ लफ्ज़ करने की ज़रूरी है। यानी कि ये दोनों फरीकैन के लिए ये ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि दो गवाह के जो बयान हल्फी हैं वो साथ लगाने ज़रूरी हैं। उसके बाद नाज़रीन इकराम subject to this act a respondent shall file an application for leave to contest within 10 days and application for leave to contest shall be in the form of written reply। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तहरीरी जो है वो लीव टू डिफेंड होनी चाहिए, उसके साथ जो है एफिडेविट होने चाहिए, 2 बंदों के एफिडेविट साथ लगाने ज़रूरी है नाज़रीन। उसके बाद द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट अलाउ लीव टू कंटेस्ट टू अ रिस्पोंडेंट अनलेस द एप्लीकेशन डिस्क्लोज सफिशिएंट ग्राउंड। अब यहाँ पे ये भी एक इस ट्रायल की बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, पोजीशन है। इस पोजीशन के ऊपर अगर जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट समझती है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड जो है वो रिस्पोंडेंट ने बयान नहीं की तो वो इसकी लीव टू डिफेंड जो है उसको खारिज फरमा के इस केस का फाइनल डिसीजन जो है वो कोर्ट कर सकती है।
अब द रेंट ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। 15 दिन के अंदर जो है वो इसका फैसला जो है वो डिसाइड फरमाएगी। जब एक बंदे ने लीव टू कंटेस्ट कोर्ट में फाइल कर दी तो उसके बाद 15 दिन के अंदर रेंट ट्रिब्यूनल के पास ये टाइम है, उसको टाइम लिमिटेशन दी गई है कि वो 15 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन का जो है वो फैसला करेगी। उसके बाद नाज़रीन इकराम, अगर तो ये एप्लीकेशन लीव टू डिफेंड जो है वो खारिज हो जाती है तो फाइनल डिसीजन हो जाएगा। अगर मंजूर होती है तो उसके बाद जो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट है इसकी ये जो एप्लीकेशन है इसको असल एप्लीकेशन का जवाब तस्वर करते हुए इसको जो है वो एप्लीकेशन का जवाब समझ के सफ़ा मिसल का हिस्सा बना लेगी। इसी एप्लीकेशन को रिटर्न रिप्लाई जो है वो तस्वर कर लिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 24 आती है, पेमेंट ऑफ रेंट एंड अदर ड्यूज पेंडिंग प्रोसीडिंग। इफ एन एविक्शन एप्लीकेशन इज फाइल्ड द रेंट ट्रिब्यूनल व्हाइल ग्रांटिंग लीव टू कंटेस्ट शैल डायरेक्ट द टेनेंट टू डिपॉजिट द रेंट ड्यू फ्रॉम हिम विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम एंड कंटिन्यू टू डिपॉजिट द सेम। उसके बाद रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो जो टेनेंट है उसको जो बकाया रेंट है वो जमा करवाने का ऑर्डर करेगी। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अकाउंट कोर्ट के अकाउंट में भी जमा कराने का ऑर्डर कर सकती है और टेनेंट के अकाउंट में जमा कराने का भी ऑर्डर कर सकती है। उसके बाद इफ देयर इज अ डिस्प्यूट एज टू अमाउंट ऑफ रेंट, अगर मुबैन फरीकैन रेंट की रकम के ऊपर कोई डिस्प्यूट है तो फिर कोर्ट जो है दोनों फरीकैन के आर्गूमेंट्स दलाइल को मद्देनजर रखते हुए खुद इस नतीजा पर पहुंचेगी कि कितना जो रेंट है वो डिपॉजिट करने का हुक्म फरमाया जाना है टेनेंट को। ये खुद कोर्ट जो है वो डिसाइड फरमा देगी कि कितना इन्होंने जमा कराना है। उसके बाद जो इस प्रोमिस को जो बिल वगैरह हैं, जो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं या दीगर जो कोई सरचार्जेस हैं वो कोर्ट जो है वो टेनेंट को पे करने का हुक्म सादर फरमाएगी। उसके बाद अगर किरायादार कोर्ट का हुक्म नहीं मानता, कोर्ट के हुक्म मुताबिक जो है वो रेंट जमा नहीं करवाता या दीगर जो बिल वगैरह हैं, यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो जमा नहीं करवाता, तो कोर्ट जो है उसके इस हुक्म ना मानने की वजह से इस एप्लीकेशन को डिसाइड कर सकती है और इसमें फाइनल ऑर्डर जो है वो पास कर सकती है, अगर तो टेनेंट जो है वो कोर्ट के हुक्म को नहीं मानता। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ तक हमने पूरा एक प्रोसीजर, इस ट्रायल का जो विक्शन पटिशन है इसका ट्रायल का प्रोसीजर जो है हमने यहाँ तक सीखा कि सबसे पहले सेक्शन 15 के तहत जो है वो ये पटिशन फाइल होती है। उसके बाद पटिशन फाइल होने के बाद जो है वो उसको नोटिस होते हैं रिस्पॉन्डेंट को। रिस्पॉन्डेंट तो जब कोर्ट में पेश हो जाता है तो उसके 10 दिन के बाद उसने जो है वो लीव टू डिफेंड फाइल करनी है। लीव टू डिफेंड अगर फाइल करता है वो तो उसके 15 दिन के बाद कोर्ट ने जो है इस लीव टू डिफेंड को जो है वो डिसाइड करना है। अगर लीव टू डिफेंड खारिज हो जाती है तो फाइनल फैसला हो जाता है। अगर लीव टू डिफेंड जो है वो मंजूर हो जाती है तो फिर उसके बाद यही जो लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन है इसको रिटर्न रिप्लाई तस्वर कोर्ट कर लेकर उसके बाद अब आगे जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा वो है एविडेंस का। ये सेक्शन 25 ऑफ एक्ट जो है वो इसको डील करती है। सेक्शन 25 के तहत जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड होगी। जब लीव टू डिफेंड मंजूर हो गई और रिटर्न स्टेटमेंट आ गया तो उसके बाद जो है रिटर्न रिप्लाई आ गया तो उसके बाद एविडेंस का मसला जो है वो नाज़रीन इकराम आता है। अब सेक्शन 25 के तहत कोर्ट जो है, जो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट है वो फरीकैन की एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करेगी। अब इसके अंदर टाइम लिमिटेशन बयान कर दी गई है कि ये एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड होगी। द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट मोर देन 2 अपॉर्चुनिटीज टू अ पार्टी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। सिर्फ 2 ही मौके अपने गवाह पेश करने के लिए किसी को दिए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो मौके किसी भी पार्टी को नहीं देगा। और इसी तरह अगर कोई सफिशेंट काज जो है वो दूसरी पार्टी जिसने क्रॉस एग्जामिनेशन इनके जिला करनी है ग्राउंड नहीं देती, सफिशेंट ग्राउंड नहीं होती, तो पहले ही मौका पर जब गवाह कोर्ट में मौजूद होंगे तो वो पार्टी बाउंड है गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करने की। अगर उनको को मौका दिया जाएगा कोई सफिशेंट काज तो वो हर जाने के साथ दिया जाएगा, अदरवाइज पहली ही तारीख के ऊपर वो पार्टी बाउंड है कि वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करे। और एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद, दोनों फरीकैन की एविडेंस जब रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके बाद जो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट है वो इसका फाइनल डिसीजन, फाइनल ऑर्डर जो है वो पास कर देगी। इस ज़िम्मन में जो लैंडमार्क जजमेंट है वो 2020 लाहौर पेज है 315। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये ज़रूर आप गो थ्रू कीजिएगा।
अब यहाँ तक जो केस है बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल, उसका ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब कोर्ट ने फैसला सादर फरमाना है कि क्या उसने टेनेंट को इस प्रॉमिस से मूव आउट करना है या कि उसने ये जो पटिशन है इसको खारिज फरमाना है। उसके बाद अब अगले मरहले में सेक्शन 26 के अंदर बयान किया गया है कि रेंट ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, अ रेंट ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट टू इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि पर्सन की, पार्टीज की, गवाहन की अटेंडेंस के लिए जो कोर्ट है, रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट जो तरीकाकार इख्तियार करेगी वो एज अ सिविल कोर्ट तरीकाकार इख्तियार करेगी। To be judicial proceeding and the rent tribunal shall be deemed to be a civil court within a meaning of। अब यहाँ पे सेक्शन 26 के अंदर बताया गया है कि ये एक सिविल कोर्ट तस्वर होगी। किन सेक्शंस की मद में ये सेक्शंस बयान की गई हैं, सेक्शन बयान की गई हैं जी। मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द पंजाब पिनल कोड एंड सेक्शन 476 एंड 480 480 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो इख्तियारात बयान किए गए हैं, इसके तहत ये जो है वो सिविल कोर्ट सवर होगी और इसकी जो प्रोसीडिंग है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो सवर की जाएंगी। अ रेंट में पास एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एट एनी स्टेज ऑफ अ प्रोसीडिंग बिफोर द फाइनल ऑर्डर। अब फाइनल ऑर्डर से पहले किसी भी किस्म का इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो पास कर सकता है। अब सेक्शन 27 जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इस पूरे ट्रायल का जो है वो टाइम लिमिटेशन बयान किया गया है कि कितनी देर के अंदर रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसाइड करना है। तो इसके लिए जो लिमिटेशन इस एक्ट ने बयान की है वो है 4 माह की लिमिटेशन। 4 माह के अंदर रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इस पटिशन को हर सूरत जो है तमाम तर मोड्स और प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए इसको डिसाइड करना ज़रूरी है। अगर 4 माह के अंदर फैसला नहीं होता तो उसके बाद नाज़रीन इकराम ये जो कोर्ट है ये डे टू डे की बुनियाद, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये पटिशन जो है वो इसको सुनेगी और जल्द से जल्द इसको जो है वो डिसाइड करेगी। अब यहाँ तक जो ट्रायल कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग मुकम्मल हो गई है। उसके बाद जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास, मैं नाज़रीन इकराम यहाँ पे आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट हैं उसके खिलाफ जो है वो अपील नहीं की जा सकती। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो है वो फाइनल ऑर्डर ही तस्वर होंगे। उसके बाद फाइनल जो ऑर्डर है उसके खिलाफ जो है वो अपील फाइल की जा सकती है। फाइनल ऑर्डर जो है अगर रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कर दिया है तो उसके बाद जो अग्रीव्ड पार्टी है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो है वो अपनी अपील फाइल करेगी। अब डिस्ट्रिक्ट जज की मर्जी है कि वो इस अपील को खुद सुने या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो है रेफर कर दे, यानी कि दोनों के पास इख्तियारात हैं कि वो इस अपील को समाअत कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज और द डिस्ट्रिक्ट जज मे वेयर द सर्कमस्टांसेस सो रिक्वायर्ड सस्पेंड द ऑपरेशन। अब डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो इस ऑर्डर का जो कि रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट ने पास किया है इसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। और अगर ये अदालत समझती है कि ये इब्तदाई तौर पर अपील काबिल इस्पात नहीं है तो इब्तदाई तौर पर भी इस अपील को जो डिस्ट्रिक्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो इसको खारिज फरमा सकती है। द डिस्ट्रिक्ट जज शैल डिसाइड एन अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। अब नाज़रीन इकराम यहाँ पे जो एपीलेट कोर्ट है उसको भी टाइम फ्रेम दिया गया है कि अगर जो रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसके ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील आती है तो उसने 2 माह के अंदर इसका जो है वो फैसला करना ज़रूरी है। उसके बाद नाज़रीन इकराम यहाँ तक सेक्शन 28 जो है वो हमने इसकी पढ़ी और इनका गो थ्रू किया कि ये सारा ट्रायल जो है वो किस तरह होना है। उसके बाद आगे इसका चैप्टर 5 है वो जो डिफरेंट चीज़ें इससे रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करता है। जो मेजर चीज़ें इस ट्रायल की हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक एविक्शन पिटीशन फाइल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह जो इसका पूरा ट्रायल और प्रोसीजर और तरीकाकार इख्तियार किया जाता है ये सारा मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया।
और कोशिश की कि जो तरीक़ाकार है उसको इंतहाई सरल आसान तरीक़ाकार आपके सामने वज़ा किया जाए, ताकि आप कानून को आसानी के साथ समझ सकें और जो यंग लॉयर्स हैं वो भी इससे जो है वो इसका पूरा ट्रायल जो है वो आसानी के साथ सीख सकें। इस ज़िम्मन में नाज़रीन इकराम, मैं एक बड़ी लेटेस्ट जजमेंट जो है वो भी आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। ये 2023 LIC पेज है 6482। ये इस ज़िम्मन में बड़ी ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट, ये कल ही जो है रिपोर्ट हुई है। इस जजमेंट को वो लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। इसके ऊपर मैं अलहदा से जो है वो अपनी डिस्कशन जो है वो भी आपके सामने पेश करूँगा। लिहाजा अगर आप